नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए लक्ष्य आर्य का, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष। ये सप्ताह नव वर्ष को समर्पित रहा। हर्षोल्लास के साथ में नए साल का स्वागत किया गया। वहीं प्रदेश भर में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहा, चाहे गुलाबी नगरी जयपुर हो या झीलों की नगरी उदयपुर हो। पर्यटकों से हर शहर गुलजार नजर आया। तो आइए लेके चलते हैं आपको नए साल की इस खास प्रस्तुति पे। देश भर में नववर्ष 2025 का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया गया। राजस्थान, जो दुनिया भर में पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है, देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार नजर आया। वहीं नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर्यटकों और अतिथियों ने संगीत की धुनों के साथ झूमते नाचते नववर्ष का स्वागत किया। हम सब एक साथ हैं फैमिली में। मैं आउट ऑफ स्टेशन रहती हूँ, होम टाउन आई हूँ, इस बार फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ इसलिए काफी। देशी विदेशी पर्यटक गुलाबी नगरी जयपुर में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की काफी भीड़ देखने को मिली। पर्यटकों ने बताया कि जयपुर के पर्यटन स्थलों को देखने से राजस्थान की संस्कृति और धरोहर को जानने का मौका मिलता है। नए साल का दिन है और यहाँ जन्माष्टमी से भी अधिक भीड़ है, क्योंकि ये ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं और ठाकुर जी से आराध्य देव से ये विनती करते हैं हम सबको खुशहाल रखें। और ठाकुर जी के यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। मैं इस बार नए साल में जयपुर में थी, तो मेरे बहुत मन था कि मैं गणेश जी के यहाँ पे आके दर्शन करूँ। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और मेरी यही आशा है कि सबका साल बहुत ही मंगलमय निकले। वहीं झीलों की नगरी उदयपुर और राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे। सेलिब्रेशन के लिए उदयपुर सबसे ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया है। वहाँ पे हम सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। मेरी सारी फैमिली मेरे साथ में है और यहाँ पे हम वाटर बोट के लिए जा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। उदयपुर आए हुए 2 दिन हुए हैं और यहाँ का मौसम बहुत 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 अच्छा है। अभी मैं फतेह सागर लेक आई हूँ और यहाँ की वाटर स्पोर्ट बोट बहुत 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 अच्छी है। यहाँ की स्पीड, यहाँ का नेचर लोगों का एंड सब कुछ बेस्ट है। नववर्ष के स्वागत के लिए प्रदेश भर में दूध वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां दारू नहीं दूध से करें नववर्ष की शुरुआत का संदेश देकर जन जन को प्रेरित किया गया। विभिन्न जिलों में आयोजित हुए दूध वितरण कार्यक्रम की आम जन ने सराहना की, तो वहीं लोगों ने इस प्रयास को सनातन संस्कृति के प्रचार में अहम बताया। जहां एक और नववर्ष के चलते प्रदेश भर के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार नजर आए, तो वहीं नववर्ष का स्वागत समारोह पूर्वक किया गया, क्योंकि हर साल अपने साथ नई संभावनाएं और नई उम्मीदें लाता है। तो वहीं उज्जवल और समृद्ध वर्ष की कामना के साथ लोगों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक जयगढ़ फोर्ट में जयगढ़ फेस्टिवल महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां एक और लोक संस्कृति को दर्शाया गया, तो वहीं फेस्टिवल में अनेक वर्कशॉप्स और हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया गया। वहीं कैलाश खेर की प्रस्तुति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं लोक कलाकार मालिनी अवस्थी की प्रस्तुति ने सबको लोक संगीत से रूबरू कराया। तो आइए लेके चलते हैं आपको जयगढ़ महोत्सव में। ऐतिहासिक जयगढ़ फोर्ट में राजस्थान की अद्वितीय कला, संस्कृति और धरोहर के उत्सव 2 दिवसीय जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय उत्सव ने दर्शकों को संगीत, नृत्य, हेरिटेज वॉक, शिल्प, वार्ताएं और पारंपरिक व्यंजन का अद्भुत अनुभव प्रदान किया। फेस्टिवल के दौरान भारत के प्रमुख कलाकारों, कहानीकारों और विचारकों ने अपनी प्रस्तुतियों और चर्चाओं से मंच को सजीव किया। तो वहीं दर्शकों को राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, कला और संगीत के साथ साथ
पारंपरिक शिल्प और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनूठा अनुभव मिला। फेस्टिवल में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, वर्कशॉप्स, कन्वर्सेशन, शिल्प आदि का आयोजन किया गया, जहां एक और लोक संगीत की प्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी ने अपनी गायकी से पारंपरिक भारतीय लोक धुनों को प्रस्तुत किया, तो वहीं कैलाश खेर की प्रस्तुति से उपस्थित दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। अंडर द नीम ट्री निमात के तहत पारंपरिक कला और संगीत की सजीव झलक प्रस्तुत की गई, जो सभी के लिए एक अद्भुत अनुभव रही। तो जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल ये पहला साल है। तो जैसे आपने देखा, सुबह से लेके म्यूज़िक शुरुआत हुई थी, फिर कई चर्चा हुआ इसकी हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में। तो यहाँ पे ये है कि स्टोरीज से हमें पूरी हेरिटेज के बारे में हम बताएंगे। म्यूज़िक से जैसलमेर बाड़मेर बॉयज़ यहाँ पे बजा रहे, जैसलमेर बॉयज़ बजा रहे। यहाँ पे खाने का जगह है, क्राफ्ट की कई कलाकार आए अलग अलग जगह से। पहले वाले जगह में इंस्टॉलेशंस है, कंटेम्प्रेरी इंस्टॉलेशन, सो हर तरीके का कला यहाँ पे आपको मिलेगा। फेस्टिवल में क्राफ्ट कोर्टयार्ड में राजस्थानी कारीगरों द्वारा बनाई गई पारंपरिक कला की प्रदर्शनी ने उत्सव को और भी खास बना दिया। आगंतुकों को सदियों पुरानी कलाओं के पीछे की कहानियों को जानने और इन परंपराओं का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं में भाग लेने का अवसर भी मिला। कारीगर स्पॉटलाइट्स के अंतर्गत आगंतुकों को मास्टर आर्टिजन्स द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के अद्भुत डेमोन्स्ट्रेशन ने भी काफी आकर्षित किया। The curation of the bazaar, the curation of the food and the atmosphere is really nice. Having a good time. विरासत देखने का मौका मिल रहा है, हिस्ट्री का पता चल रहा है जो नहीं देखा हुआ है हम लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है घूम के। पूरा महल घूमे अभी अंदर से ना, अभी यहाँ पे स्टॉल वगैरह में आए हैं और काफ़ी रश वगैरह है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा। यहाँ पे 2 दिन के लिए आए थे, पर यहाँ से अब ऐसा है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा, कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टे कर ले। बहुत अच्छा लग रहा है जयगढ़ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके। यहाँ पे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता हर जगह से अच्छे डेलीगेट्स आ रहे हैं और हमारी शॉप में बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। हमारी शॉप में ज्वेलरी मिलता है, साड़ीज़ मिलते हैं, सूट्स मिलते हैं, पैकेज्ड फूड मिलता है। फेस्टिवल के दौरान कई कार्यशालाएं भी आयोजित हुईं। चुग्गे खान द्वारा आयोजित खरताल वर्कशॉप ने संगीत कला में रुचि रखने वालों के लिए एक शानदार अवसर प्रदान किया। फेस्टिवल में आगंतुकों को न केवल कला और संस्कृति का खूबसूरत प्रदर्शन देखने को मिला, बल्कि इसे संजोने और समझने का एक अनूठा अवसर भी प्राप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश भर में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत जिलेवार अनेकानेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं जिलों में जागरूकता रैली निकाली गई, तो कहीं हेलमेट पहनाकर सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने की अपील की गई। आइए देखते हैं प्रदेश भर में आयोजित सड़क सुरक्षा माह के इन कार्यक्रमों को। नए साल के साथ ही प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा जागरूकता माह की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत 1 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रदेश भर में जिलेवार जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दौसा में वाहन रैली निकाली गई।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारिक ने वाहन रैली को रवाना करते हुए बताया कि 1 महीने तक चलने वाले जागरूकता अभियान के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो ये पूरा महीना हम अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं, बच्चों के माध्यम से चला रहे हैं, एनजीओज के माध्यम से चला रहे हैं और दृष्टि के कारण जो कुछ भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल कैंपेन चला के उनकी आंखों का चेकिंग और उन्हें चश्मा जैसा भी उनके लिए रहेगा ऐसा उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है। दूसरा, ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स है जिनके ऊपर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ऐसे 14 ब्लैक स्पॉट्स हमने जिले में चिन्हित भी कर रखे हैं। उन सभी पर भी विशेष कार्य योजना पुलिस के माध्यम से भी की जाएगी। झुंझुनू में भी परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र भांबू, जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा और परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगीर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों से यातायात नियमों की पालना करने की अपील की जा रही है। इस अवसर पर परिवहन कार्यालय में सुरक्षा संबंधी प्रदर्शनी भी लगाई गई। सुरक्षा से संबंधित परिवहन विभाग के नियम हैं, उनको हम लोग जनता में जागरूकता पैदा करके पालन करने के लिए उनके नियमित आदत डालने का आह्वान किया है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ये मंशा है कि सड़क दुर्घटना में कोई मृत्यु न हो, इस हेतु गंभीर प्रयास धरातल पर किए जाएं। सभी विभाग, आमजन, प्रेस मिलकर के कोशिश कर रहे हैं। ई रिक्शा रवाना किए हैं, पूरे शहर में ये जाएंगे और ये संदेश देंगे कि हम सड़क दुर्घटनाओं से कैसे बचें और जीवन की जो कीमत है उसका महत्व आमजन को समझाया जाएगा। पूरे 1 माह तक हम सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम इस दौरान यहाँ पे आयोजित करेंगे। जिले भर में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। इनके माध्यम से हम जनता को सड़क के नियमों का पालन करने का संदेश देंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि इस दौरान हम विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में रोड सेफ्टी से संबंधित सेमिनार्स का आयोजन करेंगे। सड़क पर आम लोगों को पुष्प प्रदान करके भी हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। वहीं डीडवाना कुचामन जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता माह की शुरुआत लोगों को हेलमेट लगाने और गाड़ी की गति को नियंत्रित रखने का संदेश देने के साथ हुई। पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जागरूकता रैली में पुलिस के जवान और युवा हाथ में तख्तियां लेकर जागरूकता संदेश देते नजर आए। सुरक्षित रूप से सड़क पर चलने के लिए हम लोगों को प्रेरित कैसे करें और कैसे सावधानियां रखें और क्या क्या सावधानियां हमको रखनी है और क्या क्या नियमों का पालन हमको करना है, इस सब के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करें उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ये माह आयोजित किया जा रहा है। और इस माह में रैली आयोजित की है, हेलमेट वितरण किए, रिफ्लेक्टर्स का भी जो है वो लगाने का काम किया जाएगा और अन्य सभी गतिविधि सभी विभागों को सामंजस्य करते हुए सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, आम नागरिक है, उनका सहयोग लेते हुए इस पूरे माह के दौरान की जाएगी। बाड़मेर, सीकर और नीम का थाना में भी जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ सड़क पर स्वयं की जिम्मेदारी से भी अवगत कराना है। सड़क सुरक्षा जागरूकता माह का उद्देश्य नागरिकों में कर्तव्य की भावना का संचार कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के कुशाग्र सिंह रजावत ने इतिहास रच दिया। कुशाग्र ने न केवल 2 स्वर्ण और 3 रजत समेत 5 पदक जीते, अपितु 3 नए नेशनल रिकॉर्ड भी बनाए। आइए देखते हैं जयपुर के कुशाग्र सिंह रजावत की ये प्रेरणादायक स्टोरी। सड़सठवीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के 17 वर्षीय युवा निशानेबाज कुशाग्र सिंह रजावत ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से इतिहास रच दिया। भोपाल में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुशाग्र ने व्यक्तिगत इवेंट्स में कुल 5 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल हैं।
इसके साथ ही उन्होंने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से एक सीनियर श्रेणी में है। मैंने 3 साल पहले ही शूटिंग चालू करी थी 10th क्लास में। मेरा अभी नेशनल हुआ था भोपाल में 15 दिसंबर से अभी 31 तक। तो उसमें मैंने 5 मेडल लिए। ये 2 गोल्ड हैं और 3 सिल्वर, जिसमें से 1 गोल्ड मेरा लगा है 3P मैन जूनियर में, 3 सिल्वर लगे हैं मेरे सिविल में और मेरा 1 गोल्ड लगा है प्रोन में। सिल्वर मैंने एक सिविल मैन सीनियर में और 1 सिल्वर मैंने लिया है सिविल मैन जूनियर में, 1 मैंने इंडिविजुअल जूनियर में लिया सिल्वर। सिविल मैन जूनियर और सिविल मैन सीनियर और प्रोन में रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट स्कोर का। कुशाग्र ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। इस इवेंट में उन्होंने सीनियर श्रेणी में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में उन्होंने दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुशाग्र की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद उन्हें खेल जगत से खूब प्रशंसा मिली। उनके कोच ने कहा कि कुशाग्र की मेहनत और समर्पण ने यह सफलता संभव बनाई है। गन चलाने के लिए वो बस मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए। फिर मुझे फर्स्ट डे ही लग गया था। मतलब जब उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तो मैं सिर्फ होल्डिंग करवाती हूँ। फिर जैसे ही उन्होंने शॉट चलाने लगे, जो उनका इंटरेस्ट बना शूटिंग के अंदर, उसको देख कर के लग गया कि ये बच्चा तो कुछ ना कुछ आगे अचीव करेगा ही करेगा। तो मैंने इनके पेरेंट्स को पूरा स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि इस बच्चे का पर्टिकुलरली राइफल में ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पापा के साथ घूमा तो इसने शूटिंग भी ऑप्ट कर लिया कि मैं शूटिंग भी करूँगा और स्विमिंग भी करूँगा। तो इसने दोनों ऑप्ट किया था, बट फिर उसकी रुचि शूटिंग में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर इसने स्विमिंग वगैरह को तो साइडलाइन कर दिया, लेकिन अपने शूटिंग में काफ़ी मोटिवेशन के साथ इसने ज्वाइन किया था और फिर अभी तक तो ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। और अभी करंटली ये MP स्टेट शूटिंग एकेडमी से करता है प्रैक्टिस, वहीं पे इसके कोचेस हैं और उसी एकेडमी से ही एफिलिएटेड है। निशानेबाजी करना उसको अच्छा लगता था कि मैं निशाने लगाऊं और पापा के साथ प्रैक्टिस भी करता था। और जब से इसने शूटिंग ज्वाइन की है हमेशा आगे ही बढ़ता रहा। स्पोर्ट्स टीचर है अमरजीत सैनी सर, स्कूल के प्रिंसिपल, उन सबका हमेशा इसको सहयोग रहा है, जिसकी वजह से हमेशा आगे बढ़ता रहा। स्कूल की वजह से कभी विघ्न नहीं आया कि इसको पढ़ाई करना है या वो, उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया है, टाइम टेबल वगैरह इसके हिसाब से बना के दिया था हमेशा। कुशाग्र सिंह रजावत की इस उपलब्धि ने न केवल उन्हें भारतीय निशानेबाजी का उभरता सितारा बना दिया है, बल्कि युवा निशानेबाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाया है। उनकी उपलब्धि भारतीय खेल इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बीकानेर की एक प्राचीन और विशिष्ट कला शैली है मथेरन चित्रकला शैली, जो जैन और वैष्णव समुदाय के बीच में विकसित हुई, परंतु आज देशी विदेशी पर्यटकों के बीच में एक अधिक लोकप्रिय बनी हुई है। वहीं इसके मशहूर कलाकार मूलचंद का कहना है कि इस शैली के कलाकार लगातार कम होते जा रहे हैं और ये शैली लुप्त होने की कगार पर है। वहीं इसे GI टैग देने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए लेके चलते हैं हम आपको मथेरन चित्रकला शैली के इस सफर पे। मथेरन चित्रकला शैली बीकानेर की एक प्राचीन और विशिष्ट चित्रकला शैली है, जो जैन और वैष्णव समुदायों के बीच विकसित हुई। इस कला शैली में मोर, चंद्रमा, भगवान गणेश और सजावटी पैनल जैसे पारंपरिक प्रतीक शामिल होते हैं। मथेरन कला का उपयोग विशेष रूप से शादियों के दौरान घरों की सजावट और द्वारों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। इसमें विशेषता है, अभी बच्चे जैसे सीख रहे हैं तो वो वाटर कलर में आला गीला पद्धति में कैसे काम होता है, इसमें छतों में जो बादल का अपने जो बीकानेरी बादल है एक शैली, उसको कैसे काम कर रहे हैं, उसका रंग फैलाने का जो तरीका है। पहले क्या है कि ये जितने भी मंदिरों में या डाट के अंदर जितने भी काम हो, डाट की जो छतें होती थी उसमें जो काम हो रखा है, उसमें चूने का प्रभाव था। चूने की गुठई होती थी
उसको पोटली में शिप्पी वगैरह ये कुछ शंख वगैरह डाल के और उसको खूब घुटाई करते थे ताकि ऊपर पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़े। और सालों साल तक जो है आज भी मंदिरों में 200-250 साल पुरानी जो हवेलियां हैं उनको अभी देखते हैं कई बार। मैंने पीएचडी इसी विषय में जैसे की, तो उसमें मैंने देखा कि वो अभी भी पड़े हैं वैसे के वैसे जैसे कल ही बनाए हुए। बीकानेर के मशहूर कलाकार मूलचंद महात्मा और उनके शिष्य मथेरन शैली पर कार्य करते हैं। साथ ही उनके शिष्य बीकानेर की सुनहरी कलम, उस्ता शैली और मपेरन कला के समन्वय पर भी काम करते हैं। इन दोनों शैलियों के समन्वय से निर्मित कलाकृतियां न केवल देश में बल्कि विदेशी पर्यटकों के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। बीकानेर के मेन तो मंदिर भांडासर जी मंदिर है। उस टाइम कम से कम मथेरन 20 सदस्य काम करते थे मिंदर के अंदर, और सारों का अलग अलग काम था। कोई चित्र कोरता, कोई उसमें कलर भरता, कोई उसको शेडिंग खोलता। ऐसे अभी बच्चे मेरे पास 10 बच्चे सीखे थे और 10 बच्चे अभी और चल रहे हैं। तो मेरा ये विचार है कि जितनी ये मथेरन कला मैं इसको बढ़ा सकूं, सभी बच्चों को सिखा सकूं, मेरी ये प्रेरणा है। हम लोग करने वाले कम हो गए, इसलिए ये लुप्त हो रही है। एकमात्र मैं हूँ, एकमात्र मेरा भतीजा है, अब 2 ही हैं इस कला को चला रहे हैं। मथेरन कला की पृष्ठभूमि कोमल और प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप होती है। वृक्षों और मानव आकृतियों में गहराई और लोच स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 18वीं शताब्दी में इस कला शैली ने किशनगढ़ शैली से प्रेरणा लेते हुए लंबे और पतले नायकों नायिकाओं का वितरण किया। बाद की शैलियों में झालरदार बादलों, भित्ति चित्रों और मरुस्थल के जीवंत चित्रण का समावेश हुआ। इस कला में चीनी और ईरानी प्रभाव भी झलकता है। बीकानेर के अनेक मंदिरों में हमें मथेरन चित्रकला शैली देखने को मिलती है। मथेरन शैली में मोस्टली बीकानेर स्कूल के चित्र बने हैं, जिसमें राग रागनियों के और कृष्ण से रिलेटेड जैन पांडुलिपियों में आप देखिए, जैन पांडुलिपियों में भी ये चित्र बने हैं। ग्रंथ जो लिखे जाते थे उसमें जो चित्र का काम था, इवन ये कहना गलत नहीं है कि 12 महीनों में 12 अलग अलग तरीके के काम मथेरन जाति के लोग करते थे। जैसे गणगौर का सीजन आ गया तब गणगौर कर रहे हैं, दिवाली के टाइम आकाश दीपे बना रहे हैं। तो ऐसे 12 महीनों में 12 तरीके के ये काम करते थे। जैन ग्रंथों में जो मिनिएचर पेंटिंग्स हुई है वो भी ये लोग करते थे। तो ये कंटिन्यू इनसे चलता आ रहा है काम। आज मथेरन कला आर्थिक चुनौतियों के कारण संघर्ष कर रही है, फिर भी बीकानेर के अब भी कुछ कलाकार अपनी कला को जीवंत बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। मथेरन कला न केवल बीकानेर की बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की पहचान है। इसे संरक्षित और प्रोत्साहित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं इसे जीआई टैग दिलवाने का प्रयास भी बीकानेर के स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। इस कला को लुप्त प्राय होने से बचाने के लिए और इसके संरक्षण के लिए एक साथ प्रयास किए जाएं। कुछ कलाकार इसके लिए कार्य कर भी रहे हैं। इसे जीआई टैग लेने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अगर इस कला को बचाना है तो हम सबको मिलकर आगे आना होगा और इस कला के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। मैं बीकानेर से मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज के लिए। जयपुर के कला और संस्कृति के केंद्र जवाहर कला केंद्र में 7वें राजस्थान रंग महोत्सव राज रंगम का 2 जनवरी से आगाज हुआ। संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित ये कार्यक्रम नाट्य शास्त्र और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कार्यक्रम है। प्रथम दिन मंचन किया गया वीर सावरकर पे आधारित नाटक का, जो लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा। तो आइए लेके चलते हैं आपको 7वें राज रंगम महोत्सव में। क्रांति यज्ञ में आहुति से अमर सपूत सच्चा होगा, आजादी का परचम ये कभी नहीं झुकने देंगे। जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सलाम करने के साथ
7वें राजस्थान रंग महोत्सव राजरंगम का आगाज हुआ। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया जा रहा है। पहले दिन महोत्सव के निर्देशक चंद्रदीप हाड़ा के निर्देशन में नाटक काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर का मंचन किया गया, जिसकी कहानी जयवर्धन ने लिखी है। नाटक में वीर सावरकर की जीवन गाथा को मंच पर साकार किया गया। 7वां राजरंगम है, जिसमें 5 नाटकों के मंचन होंगे, एक सेमिनार होगी और एक इसमें चित्र प्रदर्शनी का आयोजन होगा। काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर, ये नाटक सावरकर जी के जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करता है। वीर सावरकर जो हैं विनायक दामोदर सावरकर, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि को दिखाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाले राजस्थान रंग महोत्सव का उद्देश्य नाटक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। राजरंगम के माध्यम से अनेक लोक कलाकारों और अभिनेताओं को अपनी कला दिखाने का मौका मिल रहा है, तो वहीं संस्कृति विभाग द्वारा किए जा रहे अथक प्रयास भी प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो ये था इस हफ्ते का विशेष, जहां एक और हर्षोल्लास के साथ में नववर्ष का स्वागत किया गया, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर पर्यटकों से गुलजार नजर आया। जहां एक और गुलाबी शहर जयपुर के आम्बेर, नाहरगढ़, तो वहीं झीलों की नगरी उदयपुर में भी पर्यटक बड़ी संख्या में पधारे। वहीं बात की जाए नाहरगढ़ महोत्सव की, तो संगीत प्रेमियों के साथ में कला और संस्कृति का भी संगम देखने को मिला। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे नए विषयों के साथ में, नए घटनाओं के साथ में, नए कार्यक्रम के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।